हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है छावा भाई, ब्रेक्स रिकॉर्ड्स। बहुत कमाल। अच्छी यार एक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक टाइम था जब बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का किंग था। जब आप इंडियन सिनेमा के बारे में सोचते थे तो जनरल ऑडियंस हमेशा बॉलीवुड का नाम लेती थी। बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम ऑडियंस पर एक मोनोपोली थी। बॉलीवुड को लगता था कि भाई उन्हें कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो स्क्रीन पे जो भी हक देंगे ऑडियंस आके उसको चाट लेगी। उन्होंने मुगल्स को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंसल्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान को एक पीसफुल वंडरफुल देश की तरह दिखाना शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनकी मोनोपोली वैसे ही गायब हो गई जैसे इंडिया गॉट लेटेंट के सारे वीडियो गायब हो गए। तेलुगु इंडस्ट्री जो कि एक सो कॉल्ड रीजनल मूवी इंडस्ट्री मानी जाती थी, उसने विद अ बैंग बॉलीवुड को ओवरटेक कर लिया है। जब बॉलीवुड के आर्चीज और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप कर रहे थे, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्में बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम ऑडियंसेस को रॉक कर रही थी। धीरे धीरे बॉलीवुड को रियलाइज हो रहा है कि उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वही खुद एक रीजनल इंडस्ट्री बन के रह जाएंगे। उसका रिजल्ट है उरी, तान्हाजी, कश्मीर फाइल्स, शेरशाह, सावरकर पे भी एक मूवी बना ली और अब छावा। ओए वाह। फिल्म मेकर्स ने ट्रेलर को भी बहुत स्मार्टली 22 जनवरी को यानी राम लला के प्राण प्रतिष्ठान के दिन रिलीज किया। और जो ये थोड़ी स्ट्रेटजी की चेंज आई है बॉलीवुड की, उसके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। छावा विकी कौशल की सबसे बड़ी फिल्म की ओपनिंग है उनके करियर में। इनफैक्ट छावा ने सबसे बड़ी ओपनिंग डे पे कमाई की है 2025 में। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। छावा ने पहले ही दिन 31 करोड़ रुपए कमाए। तो बॉलीवुड की चांदी हुई, इकोसिस्टम का मेल्टडाउन हुआ। और अगर हम कुछ अपकमिंग रिलीजेस को भी देखें तो क्या बॉलीवुड फाइनली तेलुगु इंडस्ट्री के कंपटीशन से कुछ अच्छे सबक सीख रहा है? आइए जानते हैं। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड रुकना। तो देखिए, छावा मूवी रिलीज हो चुकी है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑडियंसेस भी काफी पसंद कर रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। It's a masterpiece. Goosebumps पे अभी भी 15-20 मिनट तो मैं रो रहा था। शेर था संभाजी महाराज। बहुत माइंड ब्लोइंग, मतलब एक्टिंग बहुत बहुत बढ़िया है। वहीं कुछ लोग हैं जिनका बहुत मेल्टडाउन हो रहा है इसको देखकर। कोमल नाहता, जिन्हें केआरके की भाषा में समोसा क्रिटिक कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि भैया हमको फ्री में मूवी नहीं दिखाई तो मूवी बड़ी खराब है। कुछ सेक्युलर हिंदू भी छावा को टारगेट कर रहे हैं, इसे डर्टी मूवी बोल रहे हैं। कुछ मुस्लिम इसे कार्टून मूवी बोल रहे हैं, इस्लामोफोबिक और प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हैं। तो देखिए, आइए जरा छावा फिल्म की सच्चाई को समझ लेते हैं, कहानी को समझ लेते हैं, क्यों इस तरह के कुछ लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है इस मूवी के बारे में। तो देखिए, छावा जो शब्द है उसका मतलब होता है शेर का बच्चा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी को मराठा एम्पायर का शेर माना जाता था और इसीलिए उनके पुत्र यानी छत्रपति संभाजी महाराज को छावा माना जाता है। मूवी की कहानी एक ऐसे टाइम पर बेस्ड है जहां पर औरंगजेब बड़ा खुश होता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया होता है उस समय, जिससे औरंगजेब को लगता है कि भैया अब तो मराठा एम्पायर बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगी और पूरे के पूरे महाराष्ट्र को कैप्चर करना बड़ा आसान हो जाएगा और जो उनके इस्लामिक राज के खिलाफ सबसे बड़ी बाधा थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन औरंगजेब के साथ मिडिवल केएलपीडी हो जाता है और शिवाजी के पुत्र यानी छत्रपति संभाजी महाराज वो भी औरंगजेब के खिलाफ बड़े बड़े बैटल्स जीतने लगते हैं। और फिर ये फिल्म उसकी कहानी दिखाती है कि कैसे संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था हिंदवी स्वराज का, उसको जारी रखा और औरंगजेब के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ते रहे। और इस मूवी के जो फाइटिंग सीन्स है, ये जो स्ट्रगल के सीन्स है, संभाजी महाराज किस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं उसके सीन्स है, दोज आर सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द मूवी। अनदर हाइलाइट ऑफ द मूवी इज अक्षय खन्ना एज औरंगजेब। यार मैं तो इनिशियली पहचाने ही नहीं कि आदमी कौन है। किसी इसके ने नहीं साथ साथ पहचाना, ये भी वही। दिखाया गया कि मराठा एम्पायर में भी क्या डिफरेंसेस थे अंदरूनी और कैसे छत्रपति संभाजी ऐसी प्रॉब्लम से डील करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस मूवी का। और इनफैक्ट ये वही इंटरनल डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट्स हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एम्पायर को बहुत नुकसान होता है। और सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, वॉर के सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। नॉट एज गुड एज द भंसाली मूवीज, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज भंसाली मूवी में जो सेट डिजाइन था, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन था, इट वाज जस्ट ऑन
अनदर लेवल। तो उस लेवल का नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल वेरी गुड। ये भी दिखाया गया है कि कैसे मराठा एम्पायर अपने गुरेला वॉर टैक्टिक्स से मुगलों के नाक में दम करके रखा हुआ था। मराठा एम्पायर के जो सिपाही थे उनका नंबर मुगल एम्पायर के मुकाबले में बहुत कम था। इसके बावजूद भी किस तरह से उन्होंने मुगलों की ईंट से ईंट बचा दी थी, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग था मूवी में। और मूवी का जो क्लाइमैक्स है, बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, क्योंकि जो इस मूवी का क्लाइमैक्स है वो रियलिटी से काफी मैच करता है। तो होपफुली आपको पता हो कि रियलिटी में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या होता है। औरंगजेब, जिसे हमारे देश के कुछ लोग एक मिसअंडरस्टूड राजा बोलते हैं, जिन्होंने अपेरेंटली बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, जो हिंदुओं से बड़ा प्यार करते थे, उसी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत तड़पा तड़पा के मारा था। बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था उन्हें। और थैंकफुली ये मूवी उसको बहुत अच्छे से दिखाती है। भूखा प्यासा रखा गया, आंखें निकाल ली गई, जीभ काट ली गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए बोला और उन्होंने बोला भाड़ में जा। और इसी औरंगजेब को हमारे कुछ हिस्टोरियन मिसअंडरस्टूड बोलते हैं। भैया अगर ये मिसअंडरस्टूड है, फिर तो हिटलर सिर्फ एक पेंटर था, ओसामा बिन लादेन सिर्फ एक इंजीनियर था। कुछ पार्ट्स आई वाज होपिंग मूवी थोड़ा और दिखाएगी, जैसे कि किस तरह से मास लेवल पे भारत के पॉपुलेशन को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, मास लेवल पे टारगेट कर करके मंदिर तोड़े जा रहे थे। आई वुड हैव लाइक टू सी दैट मोर। और इंटरनल पॉलिटिक्स जो मराठी एम्पायर की थी और किस तरह से मराठी एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जाता था, उसके बारे में भी आई वाज होपिंग टू सी मोर डिटेल्स। लेकिन आई थिंक जो संभाजी महाराज की पर्सनालिटी थी, उसको बड़े अच्छे से फिल्म में कैप्चर किया गया। क्योंकि संभाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, वो सिर्फ महाराष्ट्र का सपना नहीं था, वो पैन इंडिया हिंदू यूनिटी चाहते थे। वो जानते थे कि औरंगजेब सिर्फ मराठों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज, पूरे सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहता है। और इसलिए चाहते थे कि भारत में एक धार्मिक यूनिटी भी आए। इसका एविडेंस हमें मिलता है छत्रपति संभाजी के एक संस्कृत लेटर से, जो उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह को लिखा था। संस्कृत में लिखा था। देखिए लेटर में उन्होंने लिखा था कि यवन सोचते हैं, मराठा मुस्लिम्स के लिए यवन शब्द का यूज करते थे, कि यवन सोचते हैं कि हम हिंदू कमजोर हो गए हैं, पर हम उस राक्षस को पूरी ताकत से लड़कर हराएंगे। और ये जो आउटरीच छत्रपति संभाजी महाराज ने किया था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं थी, ये स्ट्रेटजी एक हिंदवी स्वराज, एक इस्लामिक राज से आजाद अखंड भारत को रियलाइज करने का गोल भी था। और औरंगजेब इस बात को समझता था, इसीलिए वो संभाजी महाराज से इतनी नफरत करता था और उनको खत्म करने के लिए उसने पूरा अपना खजाना खत्म कर दिया। लाखों लोगों की सेना और इन्फिनिट मनी ग्लिच स्पेंड करके 9 साल तक वो मराठों से लड़ता रहा, लेकिन उसको कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। और औरंगजेब को समझ आने लगा कि संभाजी महाराज को, जो एक काफिर है अकॉर्डिंग टू औरंगजेब, और अकॉर्डिंग टू औरंगजेब भाई काफिर तो कितने कमजोर होते हैं, लेकिन औरंगजेब ने रियलाइज किया कि भैया इस काफिर को डायरेक्ट वॉर में तो हरा नहीं सकते, ये काफिर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसने सोचा कि चलिए जो काम हमको आता है यानी छल, वही किया जाए। जनवरी 1688 में संभाजी महाराज ने कोंकण के संगमेश्वर में एक वॉर काउंसिल बुलाई थी। इस मीटिंग का गोल था मुगलों के खिलाफ एक फाइनल बड़े अटैक की प्लानिंग करना। जब स्ट्रेटजी तैयार होगी तो संभाजी ने अपने कमांडर्स को आगे भेज दिया और वो खुद अपनी एक छोटी सी ट्रस्टेड ग्रुप के साथ पीछे रुके हुए थे, जिसमें उनके क्लोज कॉन्फिडेंट कवि कलश भी थे। और जैसा कि अनफॉर्चुनेटली भारत की हिस्ट्री में कई बार होता आया है, हिंदुओं को अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से झेलना पड़ा। और वैसा ही संभाजी महाराज के साथ भी हुआ। और अपने इंटरनल धोखे की वजह से औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान को उनकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई और 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने छल के साथ अटैक करके संभाजी को कैप्चर कर लिया। अब औरंगजेब और भी खुश हो गया, तो उसने सोचा कि चलिए छावा को हमने पकड़ लिया है, इसको टॉर्चर कर करके हमने मार दिया है, अब मराठा राज खत्म, अब मुगल राज पूरी तरह से इंडिया पे वापस एक्सपैंड करेगा। लेकिन औरंगजेब ने ये नहीं सोचा था कि जो गोल और जो क्लियर विजन हिंदवी स्वराज का संभाजी महाराज ने प्रोवाइड किया था, उसने मराठा एम्पायर के नीचे एक आग लगा दी थी। और उनकी मौत के बाद भी उनके भाई राजा राम महाराज और उनके बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई की लीडरशिप में मराठा और भी जोर शोर से मुगलों से भिड़ गए। औरंगजेब अपनी इमेंस वेल्थ और रिसोर्सेज के बावजूद कभी भी मराठाओं पर काबू नहीं कर पाया। और अपनी मौत के समय पर औरंगजेब अपनी आंखों के सामने अपनी एम्पायर को क्रम्बल होता हुआ देख रहा था। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा रेजिस्टेंस, वीरता और अपने धर्म के लिए डेडिकेशन का एक अनडाइंग सिंबल बन गया और एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने अल्टीमेटली मुगल एम्पायर को जला के राख कर दिया। तो ये है छावा की स्टोरी। लेकिन देखिए, छावा की सक्सेस को देखकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड मेरे दिमाग में आया है। नॉट श्योर इफ यू हैव नोटिस्ड दिस एज वेल, क्योंकि बॉलीवुड देखिए ट्रेडिशनली एक सर्टेन आइडियोलॉजी से डोमिनेटेड रहा है। मुगल्स या इस्लामिक रूलर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। हिंदू आइकॉन जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह को जनरली साइडलाइन करके रखा गया है बॉलीवुड में। एक सर्टेन आइडियोलॉजी के लिए इनका प्यार मैं क्या ही बताऊं। डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से बॉलीवुड को बिल्कुल सूफी बना दिया गया।
गजल, कव्वाली, नज़में और सूफी संगीत बिल्कुल पॉपुलर हो गए। फिल्मों में गाना आने लगा जहां हमेशा हीरो दरगाह पे जाके अली मौला करता था, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कून फाया कून, मौला मेरे मौला। करण जौहर की मूवीज ने हमें दिखाया कि भैया पूजा पाठ बड़ा अनकूल है यार, बड़ा बैकवर्ड है, लेकिन कव्वाली और नमाज बहुत प्योर और बहुत पाक होता है। मुस्लिम्स जितने भी एक्स्ट्रा रिलीजियस हो उतने अच्छे, उतने भले और उतने अच्छे दिल वाले होते हैं, लेकिन हिंदू जितना भी रिलीजियस हो उतना ही बैकवर्ड और एक्सट्रीमिस्ट होता है। 80s 90s में बहुत सारे विलन्स हिंदू लाला हुआ करते थे जो बेचारे गरीबों की जमीन छीनना चाहते थे सिर्फ, और हीरो के दोस्त कौन होता था? रहीम चाचा या फिर फादर टोनी। 1992 की फिल्म आपको याद होगी खुदा गवाह, जिसे अब्दुल सलाम शेख ने लिखा था। इसमें हमारे बच्चन साहब ने एक फिक्शनल पठान कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, और उस फिल्मों के गाने याद होंगे आपको। और आपको याद होगा कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए वो एक गाना गाते हैं, खुदा गवाह, एक मंदिर में कृष्ण जी के सामने। टीवी सीरीज आती थी सोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। सुना है बहू, आपने 6 लाख अशरफियों की घूस देकर मैसूर राज को फिरंगियों के हाथों बेच दिया है। बड़ी महारानी साहिबा, किसी ने आपको गलत सूचना दी है। यदि हमें मिली सूचना गलत है तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि मेजर डॉल्टन को आपने किस खुशी में न्योता देकर महल में बुलाया था? जिसमें टीपू सुल्तान जैसे मॉन्स्टर को एक मार्टर की तरह दिखाया जाता था, पाकिस्तान को एक इनोसेंट और पीस लविंग देश की तरह दिखाया जाता था। चाहे जैसे 83 में, जिसमें जब वर्ल्ड कप फाइनल होता है तो पाकिस्तान भारत पर अटैक करना बिल्कुल रोक देता है ताकि इंडिया शांति से मैच देख सके। पठान मूवी, जिसमें दीपिका पादुकोण पाकिस्तान की ISI एजेंट है जो इंडिया की बड़ी मदद करना चाहती है। मैं हूं ना, जिसमें इंडियन आर्मी का जनरल सबसे बड़ा विलन है जो पाकिस्तान के साथ वॉर चाहता है, जबकि पाकिस्तान देखिए कितना अच्छा है, इंडियन कैदियों को रिलीज कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने कुलभूषण जाधव को इतनी ब्रुटैलिटी से मारा था। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में पाकिस्तान ISI एजेंट कटरीना खुद रॉ एजेंट की हेल्प करती है इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए। बजरंगी भाईजान में सलमान खान का कैरेक्टर एक गूंगी पाकिस्तानी लड़की को पाकिस्तान वापस ले जाने की कोशिश करता है, और उसमें देखिए पाकिस्तान के लोगों का कितना बड़ा दिल होता है। राजी एक इंडियन स्पाई थ्रिलर है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री को अच्छे लाइट में दिखाया गया है, और जो मेन कैरेक्टर है वो इंडियन आर्मी से बिल्कुल डिसइल्यूजन हो जाती है। और ये इतनी इनएक्यूरेट स्टोरी बताई गई है मूवी में कि जिस बुक पर ये मूवी बेस्ड है उस बुक के ऑथर ने इस फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था कि ये फिल्म पूरी तरह से बायस्ड है। तो इस डायनामिक को छावा जैसी मूवीज की सक्सेस कैसे ब्रेक कर सकती है? देखिए, बीजेपी की जीत की बाद 2014 में भारत का पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप काफी बदलने लगा। मूवीज और आर्ट के नाम पे जो उनको प्रोपेगेंडा पेला जा रहा था, लोग उससे परेशान होने लगे। छोटी गंगा बोल के जो उनको नाले में कुदवाया जा रहा था, लोग उससे परेशान होने लगे। वो एक चेंज चाहते थे, और उस चेंज का डिजायर इंडियन ऑडियंसेस ने अपने वॉलेट से दिखाना शुरू किया। तो जब बॉलीवुड की मूवीज अंडर परफॉर्म कर रही थी, तब तेलुगु सिनेमा केम आउट ऑफ नोवेयर, बॉलीवुड को 2 लाफे मारे और उनकी ऑडियंस को छीन के ले गया। जो वैक्यूम बॉलीवुड ने क्रिएट कर रखा था इंडियन ऑडियंसेस के दिमाग में, उस वैक्यूम को इन फिल्मों ने भर दिया। जहां बॉलीवुड का टारगेट ऑडियंस बांद्रा से कोलाबा, ग्रेटर कैलाश 2 से हौस खास और कोरमंगला से सदाशिव नगर तक सीमित रह गया। बेटी, you can't be looking so upset. ये आची के लिए अच्छा ही तो है। मैं आची की वजह से अपसेट नहीं हूँ। डैड का बुक स्टोर बंद हो रहा है। वहीं सारे लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़कर साउथ इंडियन सिनेमा का टॉर्च बेरर बन गया है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के सर्वाइवल के लिए, कि वो जनता के पल्स को समझे। और छावा प्रूव करता है कि इंडियन ऑडियंसेस आर रेडी फॉर अनअपोलोजेटिक ऑथेंटिक डिपिक्शंस ऑफ हिंदू वॉरियर्स। और लगता है कि बॉलीवुड में एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ मूवीज आई हैं जैसे तानाजी, उरी, पद्मावत, कश्मीर फाइल्स, शेरशाह, सावरकर और अब छावा, जिनकी सक्सेस ने इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को दिखाया है। बॉलीवुड को समझना पड़ेगा कि ये साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली की जो ऑडियंसेस हैं, उन्हीं के लिए अगर आप फिल्में बनाते रहोगे तो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री बन के रह जाओगे। आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो फेक सेक्युलरिज्म और फेक एजेंडा वाली फिल्में होती हैं या टीवी शोज होते हैं, वो जनरली स्ट्रीमिंग पर जा रहे हैं क्योंकि थिएटर्स में उनको कोई देखना नहीं चाहता। हमें 75 सालों से हमारे कुछ की हिस्टोरियंस थे जिन्होंने एक तरह के नकली फैक्ट्स हमें दिखाए थे, लेकिन आज की जो ऑडियंसेस है इंटरनेट की वजह से अब उनकी आंखें खुल रही हैं। अब उनके पास सच्चाई बताने के लिए लोग हैं जैसे कि संजीव सान्याल। I am not convinced at all that Ashoka ever became a pacifist.
he was most likely a mass murderer right to the end. Most of the inscriptions you are reading is basically propaganda, added on with Nehruvian propaganda of the 20th century. In fact, people do not realize that in the Indian tradition, Ashoka is not considered a great king at all. विक्रम संपत टिपूज लेटर्स अगेन वो खुद लिख रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि मेरे जो सरकार खुदादाद है उनका गॉड गिवन किंगडम उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम काफिरों का निर्मूलन करें. वी वांट टू एलिमिनेट द काफिर्स. जदुनाथ सरकार जिनके वर्क्स अब मेन स्ट्रीम हो रहे हैं और ऑडियंस की आंखें खोल रहे हैं और छावा उरी जैसी फिल्में ये हमें दिखाती हैं कि इंडियन ऑडियंसेस का जो ओवरटन विंडो है वो शिफ्ट हो गया है, शायद परमानेंटली शिफ्ट हो गया है. और जितनी जल्दी बॉलीवुड इस बात को समझेगा और कोर्स करेक्शन करेगा उनके लिए उतना ही बेहतर होगा. और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो ये रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2025-2026 में केसरी चैप्टर 2 आ रहा है, दिल्ली फाइल्स आ रहा है, 120 बहादुर फिल्म निकल कर आ रही है, बॉर्डर 2, रामायणा पार्ट 1, महावतार जिसमें विकी कौशल परशुराम का रोल प्ले करेंगे. अब देखिए नथिंग अगेंस्ट विकी कौशल, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन आई विश कि परशुराम के रोल में यंग कबीर बेदी को या फिर पुनीत इस्सर जैसे किसी एक्टर को कास्ट अगर किया जाता वो ड्रीम कास्टिंग होती यार. लेकिन चलो मौका हाथ से निकल गया, लेकिन देर है दुरुस्त है. तो वो जमाना गया जब फिल्म मेकर्स माई बाप की तरह अपना प्री डिसाइडेड एजेंडा ऑडियंस पर थोप दिया करते थे और ऑडियंसेस के पास कोई चॉइस नहीं होता था उसको निगलने के अलावा. लेकिन भैया अल्टीमेटली एक सच्ची बात जो बॉलीवुड ने 1974 में ही कह दी थी, बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है. तो मे बी फाइनली तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री से टफ कंपटीशन की वजह से बॉलीवुड को पिछवाड़े पे वो लात पड़ी है जो उनको कई सालों से चाहिए थी. शायद बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की आंखें खुलेंगी, वो रियलाइज करेंगे कि हवा किस तरफ बह रही है और अपनी स्ट्रैटेजी को ऑल्टर करेंगे. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छावा, उरी, तानाजी, शेरशाह जैसी फिल्मों की सक्सेस की वजह से क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो फिल्म मेकिंग मॉडल है, वो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंटली चेंज आने वाला है उसमें? अगेन गाइस, अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर मेंबरशिप ज्वाइन करके या Patreon पर सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज जरूर ज्वाइन करें. मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे. और आप सब एक सेकंड प्रणाम. ऐसे ही है यार, एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और वाकई अब जो एक ऑडियंस है ना उसको जो चीज़ चाहिए वो ही एक भाई एक मतलब कि आपको कवर करके देनी पड़ेगी और उसके रिलेटेड ही एक मूवीज़ आपको बनानी पड़ेगी. पहले होता था ये कि जो मूवीज़ भी आती थी ना एक बंदा सवाल नहीं उस पर उठा सकता था. जो भी मूवीज़ आती है और जो उसमें चीज़ें दिखाई जाती है उस चीज़ को हम एक नॉर्मली लेकर हम देख लेते थे एक मूवी की हद तक. अब जो एक दौर है ना काफ़ी चेंज हो चुका है. अब एक तो इंटरनेट का ज़माना है और ऊपर से काफ़ी लोग आप चीज़ एक रिसर्च करते हैं, लोग ढूंढते हैं वो चीज़ें कि जो इस मूवी में चीज़ें दिखाई गई हैं वो वाकई एक है भी या नहीं, कि ऐसे ही एक हमें दिखाया जा रहा है. तो ऐसे अब हर चीज़ चेंज हो चुकी है. अब मूवीज़ एक रिलीज़ नहीं होती तो भाई एक ऑडियंस पर एक डिपेंड करता है कि इसको पास करना है या एक फेल करना है. और हमने देखा है जो एक कंट्रोवर्सी में मूवीज़ आ जाती है ना वो ना तो इतनी भाई कमाई कर पाती है और ना ही आगे वो इतनी चलती है, क्योंकि ऑडियंस पर ये सारा एक डिपेंड होता है. अब काफ़ी एक साउथ की मूवीज़ आ रही हैं, लोग उधर भी एक मतलब कि अपना ध्यान दे रहे हैं. अगर बॉलीवुड एक ठीक तरीके से चलता रहे तो इधर भी लोग इनके पास अभी भी बहुत एक ऑडियंस एक पड़ी हुई है, बहुत फ़ैन फॉलोइंग भी है एक हीरोज़ की. लेकिन आगे अब डिपेंड हो गया भाई एक जैसे मूवीज़ बनाएंगे वैसे अगर ठीक लगा ऑडियंस को तो ठीक है, नहीं तो भाई मूवी एक फ्लॉप हो जाएगी, खर्चा पानी एक नहीं टुरेगा. और पहले हर मूवी एक मुझे लगता है कि एक कमाई कर जाती थी चाहे वो जैसी भी हो, क्योंकि लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए थी और लोग उन चीज़ों में नहीं जाते थे चाहे जो भी एक दिखाते रहें आप स्क्रीन पर. बिल्कुल यार, एक अभी का जो है ना अभी तो ट्रेलर आता है. अब देखे कि रामायण जो मूवी थी ना उस वक़्त मतलब जैसे एक इमेज उसकी बनाई गई थी और जिसमें सैफ खान था, मतलब जब उसका ट्रेलर आया उसके बाद इतने ज़्यादा ट्रेंड चले ट्विटर पर, यूट्यूब पर, हर जगह. मतलब मूवी के आने तक वो मूवी ख़त्म हो चुकी थी. जो इंटरेस्ट था ना लोगों का वो सभी ने ख़त्म कर दिया था कि ये टोटली एक मतलब सही नहीं है. मतलब जो इन्होंने डाले हुए विलन है ये सब जो है ना इन्होंने रखा हुआ, उसकी वजह से फ्लॉप हुई. लेकिन छावा मूवी की अब हम बात करें तो जब ट्रेलर आया है ना तब से ही काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं विकी कौशल की. और उसमें जो उन्होंने करैक्टर है ना उनका वो काफ़ी ख़तरनाक है. मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग हैं बिल्कुल ऐसे ही हम उसी समय में जी रहे हैं.
और इसी वजह से जो भी लोग देख कर आए हैं ना भाई, उन्होंने एक बहुत अच्छे रिएक्शन दिए है, जिसकी वजह से आगे बढ़ती गई मूवी और एक दिन में 31 करोड़ उन्होंने कमाया। मतलब आगे आगे अब चलती जाएगी, जैसे जैसे लोगों के अच्छे रिव्यू आते हैं ना, फिर दूसरे लोगों का भी मन करता है वो जाके मूवी देखें। और इसी वजह से भाई अब देखे शिवाजी महाराज, उनकी हमने पहले एक अजय देवगन उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उन्होंने जो भाई वो भी काफ़ी अच्छी थी भाई। हाँ, ताना जी। मतलब जो सही एक मूवी बनती है तो वो हमेशा ही आगे जाती। काफ़ी कमाल की वीडियो बनाई सर ने। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो है ना वो एक सही टाइम के ऊपर भाई एक इस तरह की मूवी की एंट्री हुई है, क्योंकि आप जो है ना वो खास कर बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी जो है ना वो एक ऐसे डोल मडोल हो रही थी, क्योंकि एक कोशिश तो सारे हीरो कर रहे थे, लेकिन कोई परफेक्ट मूवी जो है ना वो अभी जो है ना वो लग नहीं रही थी या चल नहीं रही थी। लेकिन जैसे भाई ये एक मूवी आई है, एक जो है ना वो लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी इस चीज़ के ऊपर बढ़ा। उसकी वजह ये कि इसमें भाई एक उनकी लाइफ के ऊपर एक सारा दिखाया गया है, और उसमें जो जो भी खास कर उन्होंने भाई एक मुश्किलात जो उन्होंने सही थी या उनके ऊपर जो जुल्म हुए थे महाराज संभाजी महाराज उनके ऊपर, और उससे रेलिवेंट सारा कुछ जो है ना वो एक एक चीज़ को एक ऑडियंस के सामने रखा गया है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो पसंद की गई। हमने लोगों के रिव्यू भी देखे थे, लोग बहुत डीपली भाई चीज़ों को देखते हैं। लेकिन आगे भाई आप देखो अगर देखो ना जो है ना वो थोड़ा स्टार्ट ही होता है। आप हर एक जो भी मतलब हीरो है ना उसकी कोशिश होगी कि वो भाई अच्छे से अच्छा एक करे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे फिल्म तो है ही है, लेकिन यहाँ पे असल जो है ना वो एक पता चलता है कि जो एक मकसद था, जिस तरह भाई औरंगज़ेब चाहता था वो चीज़ वो नहीं कर सका। उसकी एक उसके सामने एक भाई वो डट के खड़े और उन्होंने उनका हर तरह से एक मुकाबला किया और उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे उनकी तादाद थोड़ी थी। लेकिन भाई उन्होंने औरंगज़ेब ने अपनी आंखों के सामने अपना जो भी उसका एक राज्य था ना वो राज्य था उसको एक डिस्ट्रॉय होता है उसने देखा है। लेकिन भाई मूवी अभी तो खैर सिनेमा में चल रही है, जब आगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएगी तो फिर हम भी देखेंगे। अच्छी मूवी है वैसे जिस तरह नहीं, बहुत कमाल कमाल के एक रिव्यू हैं एक लोगों के, जब मूवीज़ देख कर निकलते हैं ना तब काफ़ी है। लेकिन जो एक अक्षय खन्ना है ना भाई, उसका कोई पता नहीं चला कि वो बंदा एक विलन के तौर पर एक करैक्टर अदा किया उसने, उसका किसी को नहीं पता चला कि अक्षय खन्ना है। बहुत कमाल का यार है एक उनका एक किरदार था इस मूवी में। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।